कहते हैं ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है जो हमारे अंदर मौजूद निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकता है। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में हैं देश के सबसे कम उम्र के ज्योतिष रत्न मिस्टर प्रणय दास, जिनको भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों से भी एस्ट्रोलॉजी से जुड़े कई सम्मानों से नवाजा जा चुका है। और अब प्रणय इस एंशिएंट साइंस को पूरी दुनिया में पॉपुलर बनाने की ओर काम कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं प्रणय कुमार दास, जो कि सबसे कम उम्र के ज्योतिषी रत्न हैं भारत के। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बहुत कम उम्र में इन्होंने ज्योतिषी शास्त्र में, एस्ट्रोलॉजी में बहुत ऊंचाइयां हासिल की हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जो लगती है कि इन्होंने जो पुराना विज्ञान था, यानी ज्योतिषी जो विज्ञान हमारे एंसेस्टर्स ने कैरी फॉरवर्ड किया, उसको एक अलग नजरिए से देखा है। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आज इस पॉडकास्ट को देखने के बाद एस्ट्रोलॉजी को समझने और एस्ट्रोलॉजी को यानी ज्योतिषी को जानने का नजरिया आपका बदल जाएगा, क्योंकि इन्होंने पूरी तरीके से साइंटिफिक तरीके से समझा है और साइंटिफिक तरीके से इस एस्ट्रोलॉजी को परसू करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्यों ये पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी क्यों साइंटिफिक है, इस पर हम लोग आज बात करेंगे। और क्या क्या हो सकता है, कैसे इसमें बहुत सारी हमारी बातें रहेंगी। साथ ही साथ दीपावली आ रही है, तो दीपावली में क्या क्या किया जाना चाहिए उस पर भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये आज हमको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीजें हैं कि जो हम अपने पुराने इस विज्ञान से दूर होते जा रहे हैं और इसको सिर्फ दकियानूसी ख्यालों और दकियानूसी बातों से हमने बांध कर रख दिया है, वो शायद कहीं नॉलेज की कमी है। उसकी वजह से हमने इसको दकियानूसी विचारों से या अपने गलत चीजों से, गलत धारणाओं से इस विज्ञान को हमने बांध दिया है। तो इन्हीं सब बातों को आज पूरी तरीके से साफ करेंगे प्रणय कुमार दास जी, जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो प्रणय कुमार दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने हमें वक्त दिया। और नमस्ते। हम लोग बातें करते हैं, आज आपके बारे में बहुत कुछ जानेंगे और साथ ही साथ आपसे बातें करेंगे। और तो सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए। इतनी कम उम्र में, मतलब ये मामला ये है कि एस्ट्रोलॉजी को या ज्योतिषी को देखा जाता है तो अक्सर मैंने देखा है कि ओल्ड एज के लोग जो हैं उसे परसू करते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आप बहुत कम उम्र है, शायद 26-27 साल की आपकी उम्र है, और उस कम उम्र में आपने बहुत ऊंचाइयां हासिल कर ली। तो आपका झुकाव इधर कैसे आया, और साथ ही साथ आपने कहाँ से कौन कौन सी डिग्रीज ली, और इस वक्त कहाँ से आप और भी इसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बारे में हमें डिटेल में बताएं। जी, थैंक यू सर। बिगिनिंग तो स्टार्ट, इसका जो स्टार्टिंग कोई भी पॉइंट होता है किसी भी टॉपिक में, सिर्फ एस्ट्रोलॉजी नहीं, किसी भी चीज में, उसका फर्स्ट जो वर्ड होता है वो होता है वाई, क्यों। ठीक है ना। मैं भी एज ए बिगिनर यूपीएससी पीएससी के स्टूडेंट के हिसाब से किया। जब सिलेक्शंस में दिक्कतें आ रही थी, पॉइंट से चूक रहा था, तो मेरे अंदर भी सवाल आया कि क्यों नहीं हो रहा है। तो वही, जैसे कि नहीं होता है तो हम क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चंस किससे करें? खुद से। तीन पर्सनैलिटी से इंसान क्वेश्चन कर सकता है। एक तो खुद से, नहीं तो भगवान से, और तीसरा जो है वो एस्ट्रोलॉजर से। मैंने भी पूछा, लेकिन मुझे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला आंसर से। तो फिर मैंने खुद ही उस पर स्टडी स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे जब मैं देखते गया कि वाई का आंसर बहुत वास्ट है, सिर्फ ये यूपीएससी तक लिमिटेड नहीं है, पीएससी तक लिमिटेड नहीं है, फिर मैंने इस पर आगे स्टडीज किया। स्टडीज करते गया, लोगों की, कुछ फ्रेंड सर्कल्स में आसपास के लोगों की मदद करते गया। तो फिर लगा कि नहीं, अब इसमें कुछ ऑथराइज्ड फॉर्म से वर्क करना चाहिए, और क्या है जानने के लिए। तो फिर मैंने टीचर्स ढूंढे, गुरु ढूंढे, यूनिवर्सिटीज ढूंढी। तो ये जो एक ऐसा साइंस है जो अभी भी सोसाइटी में हिडन है, तो वो लोग भी इस चीज की पर्सनैलिटी चेक करते हैं कि डायरेक्ट आपको इन्वॉल्व नहीं करते अपने ग्रुप में। तो फिर मैंने दिल्ली में ऑल इंडियन फेडरेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर सोसाइटी, वहां से मैंने डिग्री लिया है। तो अभी तक के यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ऐसा स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी स्थापना होने के बाद से जो फर्स्ट स्टूडेंट ए ग्रेड को टच कर पाया, तो वो मैं ही हूँ। ठीक है। तो सबसे यंगेस्ट एज में सर ज्योतिष रत्न का मिला है टाइटल। नहीं, मैं रेगुलर आपका फेसबुक पोस्ट देखता रहता हूँ और उस पर रेगुलर आपके जो अचीवमेंट्स है मैं देखता रहता हूँ। तो शायद हमारे जो व्यूवर्स हैं, ये इनके लिए बड़ी मतलब ये इंस्पायरिंग है कि आप इतनी कम उम्र में मतलब भारत की पुरानी जो विज्ञान है उसको आप एक नया आयाम दे रहे हैं।
तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, और साथ ही साथ हमारे व्यूअर्स को, आपका जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही मतलब वो लकी हैं कि आपको सुनने का मौका मिल रहा है। और तो जी बताएं। उसके बाद आगे सर ज्योतिष रत्न का एक्चुअल में सर मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक कंसेप्शन क्लियर कर दूं कि आजकल जैसे बहुत एस्ट्रोलॉजिस्ट, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोग ज्योतिष शास्त्री, ज्योतिष आचार्य नाम लगा लेते हैं, लेकिन ये सब डिग्रियां होती है, टाइटल्स होते हैं, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, तो ऐसे डिग्रियां होती है, ऐसा आप लगा नहीं सकते। अब लगा लेते तो उस पर कोई ऑप्शन नहीं है। तो उसका बिगिनिंग स्टेज होता है ज्योतिष रत्न, इसके बाद ज्योतिष आचार्य, फिर ज्योतिष शास्त्री, फिर महर्षि, ऋषि, इस तरीके से, और भी आखिरी में ज्योतिष सम्राट होता है। तो इस फॉर्मेशन से वो रहता है। तो अभी तो ज्योतिष रत्न का ये है। फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी कलकत्ता, वहां से मैंने ज्योतिर्वेद का किया है कोर्सेस। वहां पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो गुरु अपने एंसेस्टर से डायरेक्ट लेते आ रहा है, उस तरह के डिस्कशंस होते हैं। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये नॉलेज सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है, इसमें फॉरेनर्स बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो फिर मैं देखा कि इंडियंस से अब ज्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट फॉरेनर्स का ही है। तो फिर मैंने बाहर ये किया। तो फिर यूएसए में माघा वैदिक एकेडमी करके एस्ट्रोलॉजी का एक इंस्टीट्यूट है, कपिल राज सर है मेरे, तो उनसे फिर मैंने अलग से क्लासेस किए। फिर डॉक्टर अर्जुन पाई हैं, उनसे मैंने नक्षत्र के ऊपर ये किए हैं। दिल्ली में दया ये सारी कृष्ण यूएसए से आपको क्लासेस दे रहे हैं? जी 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 सर। ठीक है ना, वहाँ रात को हमारी ऑनलाइन क्लासेस होती है। अब जाना तो पॉसिबल है नहीं कोविड सिचुएशन में, तो यहीं से फिर ऑनलाइन में। तो हमारे यहाँ पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के स्टूडेंट्स गैदर होते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं कहाँ क्या है, अलग अलग माइथोलॉजीज को रिलेट करते हैं कि जैसे इंडिया में अगर महादेव है तो वहीं पे पोसाइडन है, तो कौन से सिमिलर गॉड्स हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि एक छोटा सा इसमें एग्जांपल दे रहा हूँ सर, जैसे राजा बलि जो है, हम कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उनको पाताल में स्थापित किया था। तो पाताल जो है उसको अगर हम लोग थोड़ा सा लॉजिकल कंसेप्ट से देखें, उसको साउथ अमेरिका मानते हैं। ओके ओके। इसलिए साउथ अमेरिकन जो गॉड्स है, डेमी गॉड्स है, उसमें थोड़ा सा हमें राजा बलि के ट्रेड्स वहां पे देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जैसे ह्यूमन सैक्रिफाइस, दिल निकालना, नर बलि, ये सारे कंसेप्ट्स वहां पे इनका, ठीक है ना, एस्टेक, ये सब सिविलाइजेशंस में देखने को मिलता है, जो इंडिया में नॉर्मली नहीं है, वो वहां पे ट्राइबल्स के कल्चर में जो आते हैं। फिर जिससे नागो को कहा गया है कि हम लोगों ने कहीं दूसरे जगह पे शिफ्ट करा दिया था, तो कंबोडिया वाला एरिया है, इसलिए कंबोडिया के मैक्सिमम टेम्पल्स में सर्पेंटाइन फिगर्स देखने को मिलते हैं। तो ये सब जब हम गैदर करते हैं तो सब अपने अपने कंट्रीज से डिस्कस करते हैं क्या है नहीं है। तो फिर यूएसए वाला वो कंटिन्यू रहा। फिर दिल्ली में एक सर है दया कृष्ण गुप्ता सर, वो कस्पल थ्योरी के एक्सपर्ट हैं। उनके जो गुरु थे वो एसपी कुल्लर साहब हैं, और उनके जो गुरु थे कृष्णमूर्ति जी है। कृष्णमूर्ति एस्ट्रोलॉजी का एक अलग सेक्ट ही है। तो उनसे मैंने लर्न किया है कस्पल थ्योरी। तो इस तरीके से फिर लास्ट ईयर देवघर झारखंड में एक एस्ट्रोलॉजी का सबमिट हुआ था राम मंदिर को लेके, क्योंकि राम मंदिर तब बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक था, और इंडिया पाकिस्तान वॉर से रिलेटेड, और न्यू पॉलिटिकल पार्टीज, ये 3 थीम थी। तो उसमें भी मेरा यूपीएससी प्लस एस्ट्रोलॉजी का जो एक मिक्सअप था, तो उसमें भी मेरे को यंगेस्ट टॉपर बनाया, गोल्ड मेडलिस्ट था उस वक्त भी। वहाँ देवघर के जो नगर निगम कमिश्नर और इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर, इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इन दोनों के डायरेक्टर से फिर मुझे बहुत ही उसमें प्रेज मिला। तो इस तरीके से सफर जारी है अब आगे। नहीं, बहुत मतलब ओवरऑल आपने पूरी इंटरनेशनल लेवल पर मतलब ग्लोबल आपने डिग्रीज ले रखी हैं इससे जुड़ी हुई, और ग्लोबल सिटीजन्स जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं, जो इसमें काम कर रहे हैं, उनसे रेगुलर कनेक्ट रहते हैं लगातार। तो प्रणय जी, दूसरा जो मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हमारे इस पूरे डिस्कशन का, इस पूरे पॉडकास्ट का जो थीम है, कि ये जो एस्ट्रोलॉजी है या ज्योतिषी शास्त्र है, ये वक्त के साथ तो पता नहीं किनके साथ में गया, आज इसको एक तरीके से देखा जाता है कि अंधविश्वास की तरह देखा जाता है। अगर मैं टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैक्सिमम लोग फेक समझते हैं, हाँ फेक समझते हैं, और इसको अंधविश्वास के साथ जोड़कर देखते हैं। मेरा कंसर्न है, और मेरे जो भी मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, उनका ये कंसर्न है
कि ये प्योर साइंटिफिक कैसे है, इसे हम कैसे साइंटिफिक, आप इसे प्रूफ करेंगे कि ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है? इस पर थोड़ा सा मतलब बताएं हमें। सर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे से इंटरव्यू में पूछा गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं वही आंसर दूंगा, और इसका आंसर भी एक सवाल ही है कि मोस्ट व्यूअर्स जो है यूपीएससी पीएससी का मतलब स्टूडेंट्स होंगे, तो उनको पता होगा टाइड्स होता है, ज्वार भाटा, जो कि सन एंड मून के ग्रेविटेशनल पुल से होता है। तो ओशन जैसे एक बॉडी को अगर सन और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स पुल अप एंड पुल बैक कर सकता है, तो ह्यूमन बॉडी भी 71% वाटर से बना हुआ है, तो देयर विल बी समथिंग इफेक्ट, उसका कुछ तो असर होगा। ये हो गया जो बड़े एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। इसके अलावा जो अदर प्लैनेट्स हैं, अदर जो कॉन्स्टलेशंस है, उनका भी असर होता है माइन्यूट फॉर्म में। वो हमें ऐसे नॉर्मल फिजिकल फॉर्म में नहीं दिखेगा, लेकिन हमारे बॉडी के इमोशंस में, इन सारी चीजों में वो चीजें दिखती रहती हैं। इसलिए हम फिर कहते हैं कि अगर आपका मन डिस्टर्ब्ड है तो वो मून से है, क्योंकि मून अगर हम देखेंगे अर्थ से सबसे करीबी में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट रिवॉल्व जो करता है वो मून है। हमारा मन भी इसलिए मून, तो संस्कृत में एक श्लोक है, चंद्रमा मनसो जातक, मन का जो जातक है, मन का जो कारक है वो चंद्रमा है। इसका सिंपल रेमेडी जो है, आप अपने मम्मी के साथ अच्छी बॉन्डिंग कर लो। अच्छा, चंद्रमा मन से माँ का, चंदा मामा, चंदा माँ, तो वो डायरेक्ट मदर से कनेक्टेड है। इसलिए सर इस्लाम में भी चांद को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है और माँ को ज्यादा दिया जाता है इन कंपैरिजन टू फादर। पैरों के नीचे जन्नत है। मून से जी, तो इस तरीके से उसका वहां पे कंसेप्ट ये किया जाता है। दूसरा, जैसे एंगर, हम जैसे कहते हैं कि गुस्सा आ रहा है किसी को तो खून उबल रहा है, हम खून ही क्यों कहते हैं? मसल्स उबल रहा है, हड्डी उबल रहा है कह सकते नहीं, खून क्योंकि रेड है, और मार्स जो है वो भी रेड है। और मार्स को अगर हम रोमन माइथोलॉजी इंडिया में, तो उसको सेनापति कहा गया है, वॉरियर कहा गया है। जैसे किसी का भी प्रोफेशन देखना होता है, अगर वो आईपीएस बनना चाहता है, मिलिट्री ऑफिसर हम डायरेक्ट देखते हैं कि मार्स अप्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहे, गारंटीड ही कांट, वो नहीं बन सकता। वो कहीं ना कहीं से आइदर नक्षत्र लेवल पे, एस्पेक्ट, दृष्टि फॉर्म में, सेटिंग फॉर्म में वो अप्रूवल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक साइंटिफिक चीज होगी। तो मतलब ये है कि मैं जहां तक आपकी बात समझ पा रहा हूं कि आपका कहना है कि दुनिया में, मतलब जो हम लोग साइंस में थोड़ा सा देखते हैं कि ग्रेविटेशन जो है वो दुनिया का एक ऐसा फोर्स है जो हर जगह अफेक्ट करता है, हर बॉडी को अफेक्ट करता है, पूरी यूनिवर्स की सारी बॉडीज को। और तो ये जो ग्रेविटेशन है, ये ग्रेविटेशनल जो पुल होता है एक पर्सन का दूसरे पर्सन के बीच में, या एक प्लैनेटरी बॉडी का दूसरे प्लैनेटरी बॉडी के बीच में, तो यही जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, यही एग्जैक्टली हमारी बॉडी को या हमारी लाइफ को अफेक्ट करता है, या हमारे शरीर को अफेक्ट करता है। बिल्कुल बिल्कुल, यही बात तो आपका कहना चाहते थे। यही बात एल्बर्ट आइंस्टाइन भी कहना चाहते थे, आइंस्टाइन की सबके साथ सबका कोई रिलेशन है। हमने उसका सिर्फ टेक्निकल चीजें देखा, फिलोसॉफिकल नहीं देखा। और उस टाइम पे फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट एक ही इंसान होता था, वो एक ही चीज के दो मतलब निकालते थे। तो हर एक चीज से कनेक्शन है। चाहे अरस्तु की बात की जाए, चाहे सुकरात की बात की जाए, दोनों फिलोसोफर भी थे और साइंस को भी परस्यू कर रहे थे। साइंटिस्ट भी थे, लेकिन उस वक्त का सोसाइटी इतना रिजिड था, इतने ऑर्थोडॉक्स थे कि वो इन चीजों को डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इसीलिए उनको थोड़ा सा फिर मैनिपुलेट करके उसको मॉडिफाई करना पड़ता था। तो इस तरीके से हर एक चीज जो है बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहता है डेली लाइफ में हमारे। क्या है नहीं है, आपके अंदर कोई अगर डिजायर आ रही है तो इसका मतलब यह है कि कोई और कहीं से अप्रूवल दे रहा है। आप इतने लोग हैं, आप ही को क्यों सिविल सर्विस की तैयारी करने की इच्छा हो रही है? क्योंकि वो एक कहावत है कि सामर्थ्य की ही परीक्षा लेता है ईश्वर। आपके अंदर वो दिख रहा है, आपके अंदर वो क्वालिटीज है, इसलिए नेचर आपको अप्रूव कर रहा है। अब उसको इम्प्लीमेंट कर पाना नहीं कर पाना, ये आपके हाथ में, ये आपके ऊपर है। अक्सर मैं क्लास में भी ये बातें कहता हूँ कि अगर हाँ, ये याद होगा आपको कि मैं क्लास में बातें कहता हूँ कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ग्रेविटेशन चीज है जो आपको खींच रही है। कुंडली में हाउसेस होते हैं सर, उसमें से एक घर होता है 10वां, वो कर्म का होता है। ईश्वर ने भगवान को एक ही राइट दिया है डिसीजन लेने का, इसके अलावा सब कुछ प्री डिसाइडेड है। आपको किस सिचुएशन, क्योंकि प्रोफेशन आप मल्टीपल, जैसे सर आप डॉक्टर हैं, टीचर भी हैं,
ठीक है ना, आपको अगर अभी कोई और टास्क दे दिया जाए तो आप वो भी कर लेंगे। तो भगवान ने आपको मल्टीपल टैलेंट्स दिए हैं, उसमें से किसको आपको फोकस करना है वो आपके ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत एक क्लासेस अच्छी। में मैं कहीं सुना था कि भगवान ने एक इंसान को 4 रोटी खा के 400 रोटी उगाने की क्षमता दी है। वाह, क्या बात है, क्या बात, बहुत ठीक है ना, इंस्पिरेशनल तो कोट है। मतलब 4 रोटी खाकर 400 रोटी उगाने की ताकत भगवान ने दी है। अब ताकत दी है डिपेंड करता है कि कि हाँ आपके अंदर वो ताकत है कि नहीं है, आप है करना चाहते हैं कि नहीं है करना आप चाहते। उसको करना चाहते हो कि नहीं वो आप पे हाँ, है। करना चाहते हैं कि नहीं करना बस चाहते। बहुत इंस्पायरिंग, बहुत यही है। इंस्पायरिंग। ये बात बहुत मतलब दिल को छू गई, और मुझे लगता है कि जो भी इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, मुझे ये मैं दावा कर सकता हूं कि इस तरीके का पॉडकास्ट यूट्यूब पर नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हम लोग ज्योतिषी शास्त्र को, एस्ट्रोलॉजी को साइंटिफिक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और इसमें बड़ी इंस्पायरिंग बातें आप कर रहे हैं और बहुत सारी बातें हमें पता चल रही हैं। कुछ तो कुछ और पर्सनल चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा सर, जो बहुत व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा, कि सिर्फ इंसानी डे टू डे लाइफ में इसको यूज नहीं करते, गवर्नमेंट भी यूज करते हैं। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ सर, गवर्नमेंट जी, को इन्वॉल्व कर रहा हूँ। बिल्कुल। अभी राम मंदिर स्थापना हुआ, पूरा कैबिनेट पूरा गवर्नमेंट 12-10 बजे का वेट किया। हम्म। दोपहर के स्थापना जो हुआ था, अभिजीत मुहूर्त का वेट किया जा रहा था, हम्म। क्योंकि भगवत गीता में भगवान कृष्ण करते हैं, नक्षत्रों में मैं अभिजीत हूँ, मतलब उस बीच जो भी किया जाए उसमें जीत निश्चित है। लॉर्ड माउंटबेटन हिस्ट्री में अगर पढ़ेंगे तो इंडिया का आजाद होने का डेट कुछ और था, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने उसको पहले कर दिया। उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि फॉर गॉड सेक डज नॉट गिव फ्रीडम, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त कहा इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पावर। और उन्होंने भी 15 अगस्त को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि 15 अगस्त 1930 के आसपास जापानीज आर्मी ने सरेंडर किया था ब्रिटिशर्स के सामने, तो उनके लिए वो फेवरेबल था। तो आज भी कहीं ना कहीं हम यूके यूएस के अंदर डोमिनेंस में तो रहते ही हैं, उनको ही फॉलो अप करते हैं, ड्राइविंग हो, खाना हो, लाइफ स्टाइल हो, हर एक चीज हो। तो जैसे ये आप बहुत सारी चीज। ये सारी बातें बता रहे हैं, तो एक एक बड़ी कॉन्सेप्ट अगर कुछ लोगों को पता होगा, एक कहते हैं ना कि एक इंटरनल वर्ल्ड है, जिसमें मतलब हम लोगों को बाहर, जैसे हम लोग हैं, आम लोग हैं, तो आम लोगों के लिए ये दुनिया में अलग तरीके से चल रही है, लेकिन उसको गवर्न करने के लिए कुछ इंटरनल पावर्स काम कर रही हैं। ऐसा मैंने किसी मूवीज में और कई डॉक्यूमेंट्रीज में देखा हमारे है। बॉडी के ही सर 7 लेयर्स हैं। हमारे बॉडी के ही 7 लेयर्स हैं, ठीक है ना। एक होता है जीव, मतलब लाइफ एनर्जी, एक होता है जो फिजिकल बॉडी जो दिख रहा है, एक होता है सोल। तो हर एक को हर एक प्लेनेट अलग अलग तरीके से वर्क करता है। जैसे आपका आत्मा सबसे प्योर है, वो कोई टेररिस्ट का भी वही होगा, एक ब्राह्मण का भी वही होगा। सोल उसका प्योर है, लेकिन उसका बाहर जो जीव है, उसका जो उसके बाहर के लेयर्स हैं वो अलग है, वो अलग है। तो ये बहुत मैटर करता है, इसीलिए हम कुछ भी गलत कर लेते हैं, बता देता है अंदर कोई ना कोई कि हम गलत कर रहे हैं। उसको बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं, जो वो बता देता है देखो तुम जो कर रहे हो वो एथिकल नहीं, वो गलत है। समय के साथ हम जब उसको फॉलो नहीं करते तो धीरे धीरे वो चुप हो जाता है, मतलब हमने उसकी बात सुनना मना कर दिया, और हम जब उस सुप्रीम बीइंग का रिप्लाई सुनने से बंद कर दे फिर वो पनिश करेगा। तो उसके लिए प्रिपेयर रहना, इधर मेंटली फिजिकली अलग अलग फॉर्म्स हैं। आपको जेल हो सकती है, आपको हेल्थ इश्यूज हो सकता है, आपका कोई अपना खो सकता है, क्योंकि आपने बात नहीं सुनी ना। तो ये चीजें हैं, तो आपको वो सुनना है कि आपका सोल क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि आपकी लाइफ जर्नी 70 ईयर्स की है, आपके सोल की जर्नी 70,000 या 70 लाख ईयर्स की है। तो दोनों का मिशन और मोटिव अलग है। सोल का कॉन्सेप्ट क्या है आपके, मतलब एस्ट्रोनॉमी में सोल का कॉन्सेप्ट, सोल एग्जैक्टली क्या है? इसके लिए थोड़ा सा माइथोलॉजी में जाना सर। इसमें तो गौतम बुद्ध चुप रहेगा तो मैं क्या बोलूं। मैंने सोचा शायद ज्ञान की लेकिन फिर प्राप्ति भी हो गई आपको। नहीं इसमें नहीं। गौतम बुद्ध ने भी आखिरी में कहा है ना कि तुम फल खाओ, क्यों गिन रहे हो क्या कब कैसे। तो उसमें सर ये है कि जो ऋग्वेद में जिसका ट्रेस मिलता है कि जब परम ब्रह्म का भाग हुआ, तो जब वो, जैसे जिसको हम लोग अगर थोड़ा साइंटिफिक जोड़े तो बिग बैंग थ्योरी है कि जब परम ब्रह्म का भाग हुआ तो वो सारी चीजें बिखरना शुरू हुआ, तो उनकी एनर्जी हर एक चीज में जो है छुप गया। तो हमारा सोल भी वैसे हर एक चीज में किसी में अटैच हो गया, उसका वापस एम है वापस उस सुप्रीम बीइंग से जाके कनेक्ट होना है। जैसे अगर आपका गुड डीड्स एंड बैड डीड्स, गुड डीड्स प्लस पॉइंट, बैड डीड्स नेगेटिव पॉइंट्स, तो अगर आपको बैड डीड्स हैं
तो उसको भी भोगना है, गुड डीड्स है उसको भी भोगना है। इसलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आप जीरो में हो, जब तक जीरो नहीं रहोगे तब तक उस इटर्नल जीरो को आप प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए कहते हैं शून्य है, शिवलिंग का आकार भी शून्य है, आकार नहीं है, निराकार है। लेकिन हम लोग उसको मेडिटेशन के लिए फॉर्म देते हैं, इसलिए तो आदि ज्योतिर्लिंग कहते हैं ना, आदि शिवलिंग है, मतलब कोई फॉर्म नहीं है। आपको पत्थर में बिलीव हो रहा है, उसको रखो, आप मन से श्रद्धा करके कॉन्सेंट्रेट करो, फोकस करो। क्योंकि निराकार फॉर्म को पाने से पहले आपको साकार फॉर्म ढूंढना पड़ेगा। वो वैसा ही है, मान लीजिए कि आपको पीने के लिए पानी चाहिए, लेकिन H2O हवा में भी घूम रहा है, लेकिन आप उससे पानी नहीं पी सकते, आपको पानी ऐसे लिक्विड फॉर्म में ही चाहिए रहेगा। लेकिन H2 और ऑक्सीजन तो हवा में घूम ही रहा है। अगर आप उस कैपेबल हो जाओ तो डायरेक्ट वहां से ले लो। तो अभी हम उसके कैपेबल नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे जगहों पर भगवान, जैसे कि इस्लाम में है या फिर अदर बहुत सारे रिलीजन है जिसमें कि भगवान को निराकार बताया गया है, कोई आकार नहीं है उसका। तो क्या वो सही है, मतलब कि उसको आकार देना ही जरूरी है? निराकार रूप में भी भगवान को सर्च किया जा सकता है? नहीं सर, यहाँ पे दो पैरेलल थ्योरीज हैं, लेकिन दोनों के बीच में एक बॉन्ड है, डीएनए जैसे। मैं इसी को वैसे कनेक्ट करूंगा कि आपको दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप अगर मंदिर में हो तो मेडिटेशन के लिए बेस्ट जगह है। आपको मैंने अभी बताया ना कि आपको कोई फॉर्म चाहिए, आप ध्यान करो, किसी चीज को रख के करोगे ना, हम कॉन्सेंट्रेट फोकस भी करते कोई एक पॉइंट को। तो जैसे एस्ट्रोनॉमर्स जो खगोल वैज्ञानिक थे, वो ग्रीस अरब देश में क्यों थे? क्योंकि उनको आसमान साफ मिला तो एक पॉइंट पे फोकस कर पाते थे। लेकिन जब वो नहीं है आपके पास, तब आपको मतलब आपको बाहर भी भगवान ढूंढना है, सुप्रीम बीइंग को ढूंढना है, अंदर भी ढूंढना है। अंदर जब ढूंढोगे तब आपको आकार की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर जब आप ढूंढोगे तब आपको आकार की जरूरत है। यही इस बार CGPSC के इंटरव्यू में पूछा गया था कि ऋषि और मुनि में क्या अंतर है। तो ऋषि वो है जो ज्ञान को बाहर तलाश करता है, मुनि वो है जो अंदर ढूंढता है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो इसीलिए ऋषि लोग रिसर्च वर्क करते हैं, वो जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो एज ए साइंटिस्ट की इक्विवेलेंट है। आप देखिएगा पुराने जो माइथोलॉजी, रामायण महाभारत, सारे मतलब अस्त्र शस्त्र प्रदान करने वाले ऋषियां हैं, मुनिया नहीं है। वो लोग आशीर्वाद देते हैं, वो माफ कर देते हैं। ऋषि और मुनि में भी डिफरेंस है, ये बहुत ही नई बात पता चली कि क्या ऋषि और डिफरेंट है टोटल। ऋषि ब्रह्मांड से एनर्जी को ले रहा है, वो ब्रह्मांड में बाहर ढूंढ रहा है, वो अपने सवालों का जवाब बाहर ढूंढ रहा है। मुनि अपने अंदर ढूंढ रहा है, इसलिए वो शांत है, वो जान रहा है दिव्यता मेरे अंदर है। ऋषि जान रहा है कि कहीं बाहर है। ये वही द्वैत अद्वैत थोड़ा सा आके मिक्सअप हो जाता है उसमें। अच्छा, जैसे कि ये एक चीज, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हमने ये स्टार्स हमें कैसे अफेक्ट करते हैं, आपने बताया कि उसके ग्रेविटी, हम उसे साइंटिफिकली अगर देखें तो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये अफेक्ट हो सकता है हमारा शरीर। ये जो स्टोन्स हैं, या जैसे रुद्राक्ष, आप रुद्राक्ष के तो सुना है कि जोनल हेड हैं पूरे इंडिया के, तो रुद्राक्ष हैं, स्टोन्स हैं, तो ये कैसे हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं? इनके पीछे क्या साइंटिफिक रीजंस हैं? सर इसका तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम लगेगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा कि जैसे रेज है, लाइट है, जैसे मान लीजिए एक ट्रांसपेरेंसी जो होता है, आपके सामने अगर मैं एक लाइट, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर साइंटिफिक फॉर्म में मैं समझाऊं कि ग्रीन परत है, मतलब कूल है, वहां के अंदर वेजिटेशन बहुत अच्छे से होगा क्योंकि वो हीट ट्रैप होगा। तो जब हम रत्न पहनते हैं, रत्न और रुद्राक्ष का कंसेप्ट टोटल अलग है। रत्न जब हम पहनेंगे तो हमारे जैसे स्पेसिफिक उंगलियों में कोई जगह पे होगा, तो ये सारे जो है हमारे नसें होती हैं जो कनेक्ट होती है बॉडी की अलग अलग जगहों से। तो जब सन का लाइट इस पे पड़ता है तो ये जो भी आपका रत्न रहेगा उसका कलर जो है वो उससे क्या रिफ्रैक्ट होके बॉडी के अंदर एंटर करता है। ओके, इसी वजह से शायद कलर थेरेपी भी बहुत जगह पे बिल्कुल जैसे बहुत लोग कार लेते हैं, ठीक है ना, दो भाई हैं, दोनों ने कार लिया, दोनों सेम कलर का सब कुछ, एक का गाड़ी सालों साल चल रहा है, एक का हर दिन कुछ खराबी आ रही है। अब वो जानबूझ के थोड़ी ना अपना खुद का करे, क्योंकि वो कलर उसके लिए नहीं है। तो कलर थेरेपी में तुरंत पता चलता है, मतलब हर पर्सन का कलर जो है वो अलग अलग डिसाइड करता है। बिल्कुल। और वो किससे अफेक्ट होता है, मतलब वो कैसे डिसाइड करता है? जैसे मान लीजिए कि मेरा कलर क्या होना चाहिए, ये कैसे डिसाइड होगा? सर उसके लिए डिटेल स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कुंडली, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, कि उनका जन्म कहाँ हुआ, क्या हुआ, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसके हिसाब से डिसाइड होता है कि उनके लिए क्या
फेवरेबल है और क्या अनफेवरेबल है। चलिए हम लोग आपका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे और हमारे बॉटम पर भी हम लिंक दे रहे हैं, जहां पर आपसे जो लोग पर्सनल प्रणय से आप कांटेक्ट करना चाहते हैं वो इस पर दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और सोशल मीडिया के अकाउंट से इनसे जुड़ सकते हैं और पर्सनली भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं सिर्फ अपने क्वेश्चंस पूछ रहा हूं जो मेरे पास हैं, जो मेरे दिमाग में हैं। बाद में जो भी क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपको पूछने चाहिए कि ज्योतिषी शास्त्र को लेकर, एस्ट्रोलॉजी को लेकर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरीज हैं, वो आप मेरे दिए गए नंबर पर आप पूछ सकते हैं। बाद में हम लोग एक अलग सेशन रखेंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लाइव जिससे पूछेंगे, हाँ, सिर्फ व्यूवर्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको मैं मतलब थोड़ा सा आपसे वक्त लूंगा कि आप उनके जवाब दें। और जो लोग पर्सनल कांटेक्ट करना चाहेंगे वो आपको हमारे दिए गए आपके नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब स्टोन्स का ये मामला रहा जो आपने बताया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कभी बताई थी मुझे कि जो मतलब हमारा जो फिल्म इंडस्ट्री है वो भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है इस एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा मानता है, जबकि बहुत सारे, तो कैसे वो, उसके बारे में थोड़ा इंटरेस्टिंग बातें हम मुझे भी बताइए। मूवी बिल्कुल सर। मूवी जो है, ग्लैमर जो है, वो उसके लिए अगर हम देखते हैं तो 2-3 प्लैनेट्स और कुछ नक्षत्र जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर उसमें थोड़ा सन का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो वो आगे जाके पॉलिटिशियंस भी बनता है। वही मीडिया कैरेक्टर जो हमें देखने को भी मिलता है। तो जैसे मूवीज लाइन जो है उसके लिए आपको वीनस, शुक्र ग्रह चाहिए। और शुक्र को जैसे रोमन में भी ब्यूटी का कारक माना गया है, ब्यूटी, खूबसूरती का जो ये है। और इंडिया में जो है इसलिए ब्यूटी, तो हम अगर ग्लैमर इंडस्ट्री देखेंगे, मूवी इंडस्ट्री देखेंगे तो वो पूरा ब्यूटी से ही भरा पड़ा है। और इसी वजह से वो पूरा शुक्र के अधीन है और इसलिए सारे मूवी की जो रिलीज डेट्स है मैक्सिमम फ्राइडे को ही, शुक्रवार को ही रखा जाता है। बहुत अच्छी, अरे ये बहुत तो बड़ी आपने बात बताई। लगता था कि क्यों फ्राइडे को ही रिलीज की जाती है, ये इसका आंसर बहुत लोगों को मिल गया होगा। इसमें थोड़ा सा वो शुक्र से, मतलब कोई भी ग्लैमर है तो शुक्र से रिलेट करेगा, शुक्र से, और इसी वजह से ग्लैमरस जो भी चीजें हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री क्योंकि ग्लैमर वर्ल्ड है तो वो शुक्रवार को ही फिल्म रिलीज होती है, इसका कारण आप बता रहे हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी नई बात। अगर अट्रैक्टिव जो भी चीजें हैं वो वीनस है, शुक्र, इसलिए एक मूवी का ये वीनस ही है नाम। अगर कुछ सालों पहले, अगर अभी पता नहीं मुझे वो कंपनी है या नहीं है, प्रोडक्शन हाउस, वीनस उनके कंपनी का ही नाम है। ठीक है, मूवी के वो 90s 20s के आसपास की जो मूवीज आती थी, मूवी के स्टार्टिंग में ऐसा दिखता था वीनस, फिर वो मूवी स्टार्ट होती थी, उनका प्रोडक्शन हाउस का नाम। हाँ, मैंने भी देखा है शायद जी। तो ये हो गया। फिर कुछ नक्षत्र का बताता हूँ, जैसे आश्लेषा नक्षत्र एक होता है जो सर्पों से रिलेटेड है। आश्लेषा मीन्स नागा या सरपेंट, और उस आश्लेषा नक्षत्र का जो एनिमल है वो कैट है। आश्लेषा नक्षत्र, जैसे आपने सुना होगा कि नाग कन्या या अट्रैक्टिव लुक, आईज, ठीक है ना। आप देखिएगा जितने भी मॉडल्स होते हैं, जितने भी जो रैंप वॉक वगैरह करते हैं, उनके अंदर आश्लेषा ट्रेट्स होंगे ही। और मैंने अभी क्या बताया कि उनका एनिमल जो है कैट है, और इसलिए स्पेसिफिक उनका कैट वॉक भी है। अच्छा, बहुत बहुत नई जानकारियां आप दे रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है मुझे, और मुझे होप कि सबको बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। हर एक चीज इंटरकनेक्टेड। जैसे आपने सुना होगा कि जिन लोग की हाई ऑफिसर्स होते हैं या फिर अच्छे घर में बहुत ज्यादा पावर, समाज में पावर होता है, मूवीज वगैरह में भी देखते हैं, रियलिटी में भी देखते हैं, हार्ट अटैक्स आ जाते हैं, हाई बीपी का इश्यू रहता है। ये डायरेक्ट मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में करें। अगर वो सोसाइटी को बिलोंग करते हैं हेड पोस्ट में या गवर्नमेंट में हेड पोस्ट में, मतलब उनके अंदर सिंह राशि डोमिनेट फॉर्म में रहेगा। जो लियो साइन है वो डोमिनेट होगा। लियो साइन का जो हार्ट एरिया है वहां पे डेनाबोला स्टार है, ठीक है ना, उत्तर, मतलब उसको हम माघा नक्षत्र कहते हैं। इसलिए हार्ट से रिलेटेड इश्यू होगा, क्योंकि वो लायन के एकदम हार्ट वाले एरिया पे है। ओके, इसलिए अक्सर देखना इनके ईगो को हर्ट हो जाता है, डायरेक्ट हार्ट पे चोट होता है। okay. और ये अक्सर जो समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, गवर्नमेंट में हाई पोस्ट होंगे, इनको हार्ट से रिलेटेड इश्यूज, ब्लड से रिलेटेड इश्यूज, हाई बीपी, ये सारी चीजें बहुत क्रॉनिक इनके लिए इन्वेंट हो। ओके, तो इस तरीके से वो डिटेक्ट हो जाता है तुरंत। बहुत बढ़िया, बहुत नई जानकारियां मुझे मिल रही हैं और सभी को मिल रही होंगी। तो ये बताएं कि इंडिया के अलावा
विदेशों में कहाँ कहाँ पर इस पर काम हो रहा है, और हम लोग ने तो इसको एक मतलब कन्फाइन कर दिया है कि ये सिर्फ इंडिया की साइंस है। तो ऐसा जैसा कि आपकी बातों से पता चला कि सिर्फ इंडिया में इसका कन्फाइनमेंट नहीं है, इंडिया की ही नहीं है, अलग अलग देशों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता था। मिस्र की बात की जाए, आप मायन सभ्यता की बात करें, या फिर अदर भी सिविलाइजेशन, जो भी अरब सिविलाइजेशन की बात करें, अरब में स्टार्स लोग बहुत सारी चीजें जानकारियां इकट्ठा करते थे। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे विश्व में कहाँ कहाँ पर मतलब अभी ये जो विधा है उसे जिंदा रखा गया है। सर एस्ट्रोलॉजी का सबसे पहले बता दो, 3 ब्रांच है जो नोन है, अननोन तो बहुत हैं, 3 नोन है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। ये 3 तरीके से होता है। इंडियन एस्ट्रोलॉजी जो है वो मून से और लग्न से निर्धारित होता है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन को रिप्रेजेंट करता है, और चाइनीज एस्ट्रोलॉजी एनिमल्स को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आप देखेंगे ड्रैगन, हेन, मोंगूज, ये सब रहता है। तो ये 3 सेक्ट है। वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के प्रैक्टिस जो करते हैं, मैं उनका बता रहा हूँ अभी, वो साउथ अमेरिका में है, कोलंबिया में है, मेरे एक फ्रेंड है वहां पे रहते हैं। फिर इजराइल में है, फ्लोरिडा करके हैं। फिर यूके में है, यूके, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया तो है ही है, ठीक है ना। अफ्रीकन में एक हमारी फ्रेंड है जूडी करके, अफ्रीका में है वो। तो अलग अलग पूरे कंट्री से वो रिलेटेड, पूरे वर्ल्ड में वो है। और गवर्नमेंट के बहुत सारे डिसीजंस जो भी हैं इन्हीं के कहने पे लिया जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे देश के एक स्टेट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनका कैपिटल आप नेट में सर्च कर लीजिएगा क्या है, मैं कोई पॉलिटिकल डिस्कशन या कोई ऐसे कमेंट नहीं करूंगा, नेट में आपको मिल जाएगा। उन्होंने अपने कैपिटल का भूमि पूजन 3 बार रद्द किया क्योंकि उनके एस्ट्रोलॉजर्स ने सजेस्ट नहीं किया। अच्छा, वो डेट फेवरेबल नहीं है। वाह। और ये डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। अच्छा, डाउन टू अर्थ, हाँ, डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट है। लॉर्ड माउंटबेटन वाला भी जो मैंने घटना बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला भी कल की, ताकि मेरे पे कोई कल आरोप ना लगाए, ये डाउन टू अर्थ में ये सब लिखा हुआ है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये मतलब वहां पे कहा गया था इंडिया का फ्रीडम का जो डेट था 1948 था। सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने कहा था कि प्लीज आप अगर ये करेंगे तो देश, अभी अगर आजादी लेंगे तो देश हमेशा दंगे, भूखमरी, बाढ़, सूखा, ये सबसे ग्रसित रहेगा। और आज हम वही देख रहे हैं। हम जो एक्चुअल डेट था, हमसे 1 साल बाद कोई देश आजाद हो, आज हमसे ज्यादा समृद्ध है। और हमसे 1 दिन पहले एक देश और हड़बड़ी में लिया, वो और ज्यादा नीचे है। मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी बहुत बिल्कुल मतलब ये सारी स्टार्स जो हैं वो बहुत सारी चीजें हैं। इनफैक्ट सर, और बड़ा एक मैं कमेंट करना चाहूंगा, पूरा बकिंगम पैलेस जो है ब्रिटिश का, वो पूरा इंडियन वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। अच्छा जी, हर एक चीज, उनकी मिलिट्री, उनकी जो रेड कोट पहन के जो आर्मी खड़ी रहती है, वो एग्जैक्टली उसी डायरेक्शन में रहता है जो मंगल का डायरेक्शन है, मार्स का। उनका वाटर टैंक उसी जगह पे है जो ईशान कोण है, जहाँ पे पानी रहना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बात आप बता रहे हैं। मतलब ये जो क्लेम्स हैं, ये बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये बातें पता नहीं सच हैं कि झूठ है, लेकिन आपको बहुत बड़ा क्लेम है, आप उसके प्रूफ दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब जो मैंने कहा था ना कि इस तरीके का पॉडकास्ट नहीं होगा पूरे के पूरे यूट्यूब पर, क्योंकि मतलब आपसे जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो यही थी कि आप साइंटिफिक उस पर होंगे और हर चीज आपके पास प्रूफ्स हैं। तो आप प्रूफ के साथ ये बात कर रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि बहुत बड़े क्लेम है। आज जैसे साइंस की बात करते तो प्लांट्स हो गया, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, तो आप देखिएगा कि जितने बड़े रिच होते हैं वो कैट्स को, बिल्लियां पालते हैं, ठीक है ना, वो उनके गोदी में हमेशा रहेगा, क्योंकि इजिप्शियन माइथोलॉजी में बिल्लियों के पास से राइट होता था कि वो राजा के थाली से भी खा सकता है, इकलौता उसी के पास था राइट। अच्छा, इजिप्टियन, हाँ, इजिप्शियन माइथोलॉजी अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें है कि बिल्ली के पास ये राइट है कि वो टेबल पे चढ़ के राजा के थाली से भी खा सकता है। मैं सऊदी आपको इंटरप्ट करूंगा, मैं सऊदी अरब गया था, तो सऊदी अरब में मैंने देखा कि वहां पर कुत्ते तो नहीं पाए जाते जैसे कि हम लोगों के यहाँ नॉर्मली होते भी हैं तो बहुत रेयर, लेकिन बिल्लियों का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है, बिल्ली लग्जरी है कि मैं आपको बताऊं कि बिल्लियां वहां पे ऐसे हैं, यहाँ हमारे यहाँ तो बिल्लियां देखते ही भाग जाती हैं, वहां पे जब आप सऊदी अरब या इधर इस तरह से मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जाएं तो बिल्लियां वहां पे आपके बगल में आकर बैठ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर कुत्ते बगल में बैठ जाते हैं, उनको डर नहीं लगता, वैसे बिल्कुल वो बेबाक। इवन कि
मैं एक उस पे ट्रिप पे गया था, एक रिलीजियस ट्रिप पर गया हुआ था। तो जब मैं मक्का और मदीना गया तो मक्के और मदीने में मस्जिद, जो ग्रैंड मॉस्क ऑफ मक्का है और ग्रैंड मॉस्क ऑफ मदीना है, उसके अंदर जो है वो कोई और जानवर नहीं जा सकता, मतलब क्योंकि इतनी ज्यादा पाबंद वो रहती हैं, मतलब गेट्स हैं और वो सब। लेकिन वहां पे बिल्लियां बाकायदा नमाज पढ़ने वालों के बगल में बैठकर मतलब वो बैठी रहती हैं, कोई उनको दिक्कत नहीं और कोई उनके ऊपर रोक टोक भी नहीं लगाया जाता है। तो ये क्या ज्योग्राफिकल कारण है कि वहां पे बिल्लियां ज्यादा मिलती हैं, कुत्ते कम मिलते हैं, इसकी वजह से, या इसका भी कुछ मतलब एस्ट्रोलॉजी से रिलेशन? सर जो भी सिटी होता है तो उसका एक लेटर होता है, जैसे अरब, ठीक है ना, या फिर कोई भी जैसे इजिप्ट, मिस्र, तो उसके कीवर्ड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से पता चलता है, पहला। दूसरा, बिल्ली जो है काफी लग्जरी एनिमल है, बिल्ली कभी भी तकलीफ में नहीं रहता है, वो उन्हीं के पास जाएगा जो उनको प्यार करे, केयर करे, उनको अच्छे से ये करे, और वो अपने मर्जी के मालिक हैं, वो जब जहां जाए उनको कोई रोक टोक नहीं चाहिए रहता है। ठीक है, तो बिल्ली को रखना या उसके आसपास रहना, या बिल्ली आपके पास आ रहा है, इसका मतलब आपके पास समृद्धि है। आप देखेंगे बिल्लियां वहां पे है तो मक्का मदीना मेरे ख्याल से बहुत ही समृद्ध जगहों में से एक, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है ना, लोग रिच हैं, उनकी परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है, कि लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी है। जब मिस्र में वो पूजा जाता था बिल्लियों को, लेकिन इंडिया में थोड़ा सा गलत धारणा बन गया है उसको लेके, ठीक है ना, लेकिन बिल्लियां जो हमेशा से उस तरीके से रहा है। जैसे अगर मैं बताऊं कि भगवान राम का जो नक्षत्र जीव है वो बिल्ली ही था। अच्छा। उनको 3 माताओं का प्यार मिला, ठीक है ना, तो केयरिंग जो है, ठीक है ना, उनका भाई उनके साथ था पूरे वनवास में, लेकिन भाई माँ के जैसे ही केयर किया। ठीक है, तो बिल्लियों को केयरिंग मिलता है बहुत ज्यादा। इनफैक्ट मेरे पास भी एक डॉल फॉर्म में है, अगर आप देख सकते हैं तो। अरे वाह। तो ये रियल? अच्छा, ये नहीं, रियल नहीं है, बिल्कुल लग रही थी मुझे रियल। हाँ हाँ, तो वो चीजों को, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करता है। बहुत अच्छी बात। मतलब अगर ऐसे अपने घर में एक छोटी सी डॉल फॉर्म में भी कोई चीज रख ली जाए? नहीं, बात यह है कि अगर आपके लिए वो सुटेबल है या नहीं है। अगर आपका नक्षत्र जानवर डॉग रहा तो फिर आप उससे अनकंफर्टेबल ही होगे, वो आपके लिए डिजास्टर ही क्रिएट करेगा। अगर आपका सांप रहा तो फिर बिल्ली सांप को देख के हमेशा लड़ने के लिए ही जाता है। चूहा रहा तो फिर तो आपका लाइफ डिस्ट्रॉय कर देगा। ठीक है, तो वो नक्षत्र में योनियां होती हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं बायोलॉजी में उतरूंगा। जैसे मेरे पास बहुत सारे लोग कंसल्टेंसी में आते हैं कि हम सेक्सुअली सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि कुंडली में आपके और आपके हस्बैंड का जो योनि अलग है। तो दोनों का एनिमल एनर्जी जो है डिफरेंट है, एक का कैट है, एक का रैट है। एक को हमेशा लगेगा दूसरा डोमिनेट कर रहा है, तभी वो केसेस करते हैं और फिर कहते हैं कि हमें ह्यूमिलेट किया गया, हमारा ये किया गया है। तो वो दिख जाता है तुरंत। जब भी डिवोर्स केसेस काउंसलिंग आते हैं तो मैं वो सारी चीजें डिटेक्ट कर लेता हूँ, ये गड़बड़ हुआ, आपको पहले मैच कराना था। बहुत तो उस तरीके से पूरे पकड़ में आ जाता। नहीं तो उसका समाधान भी तो होगा। हाँ, नया ढूंढिए दूसरा। मान लीजिए किसी, बहुत सारे लोगों को एक्चुअली, जो भी मुझे लगता है कि जो भी शादीशुदा लोग देख रहे होंगे उनको तो हमेशा लगता होगा अरे ये तो मेरा मिसमैच ही हो गया, जबकि मैंने तो 16 कितने कितने वो होते हैं, मतलब 36 गुण होते हैं। 36 गुण भी मिलवा लिए, लेकिन 36 गुण भी मिलवा लिए, पहली बार 36 गुण तक लिमिट नहीं होता है सर, 36 गुण तक लिमिट नहीं है। अच्छा, उससे भी ज्यादा है। 36 में 35 गुण मिले वाले को भी टूटते देखा है, और 13 गुण वालों को भी अच्छी लाइफ स्टाइल के साथ जिंदगी बिताते देखा है। तो उसके पीछे कारण क्या होता है? रिजल्ट हमेशा 100% में होता है, बाकी 64 तो आपने देखा ही नहीं। दोनों की क्या दशा चल रही है, दोनों का लग्नेश क्या है, दोनों का नक्षत्र फेवरेबल है या नहीं है, तो वो सारी। भगवान राम सीता का भी 36 में 36 गुण था, किसी से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लाइफ तो टफ रहा ना, साथ में तो रह ही नहीं पाए। तो ज्यादा अच्छा होना भी बुरा हो जाता है कभी कभार। तो वो सारी चीजें वहां पे। तो उसको बेहतर करने के लिए क्या किया जाता है फिर बाद में? मान लीजिए शादी हो गई, आप दूसरी शादी जैसी चीजें नहीं कर सकते हैं, नहीं मतलब है, हाँ। तो उसके लिए भी कोई मतलब तरीका होगा कि ये जब एस्ट्रोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ था तब एक शादी तक कंसेप्ट नहीं था, मल्टीपल मैरिजेस होते थे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, इस तरीके से है, मेंशन है। लेकिन आज के डेट में पॉसिबल नहीं है, तो आप अपनी ही वाइफ के साथ रीमैरी कर लीजिए। अच्छा, रीमैरी नेचर तो उसको भी काउंट करेगा। हाँ, अगर आपके मन में किसी भी लड़की या लड़के के लेके फीलिंग है, और अगर आप मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल में जाके उस फीलिंग के साथ हैं, उसको मैरिज काउंट किया जाएगा। शास्त्रों में इसका विधान है।
ओके ओके ओके। लेकिन इसीलिए लड़कियों को कहते कि किसी भी पुरुष के बारे में मत सोचना। एंशिएंट टाइम में कहा जाता था कि मैंने सोच लिया, मैंने मान लिया, मतलब वो शादी है, अब आप हो गए हो, ठीक है ना। तो इसका मिसयूज ना करे अदर्स, तो ये भी एक सलाह है। नहीं चलिए, इसका इसका एक अलग सेशन रख देंगे, क्योंकि बिल्कुल बहुत बिल्कुल लोगों के बिल्कुल इश्यूज हैं। चलिए, बिल्कुल तो बिल्कुल। ये दीपावली के मुहूर्त और इन सब चीजों पर भी हम लोग आएंगे, लेकिन अभी एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है कि इसको एस्ट्रोलॉजी को बहुत लोग इंटरेस्ट रखते हैं, तो ऐसे बहुत शॉर्ट में आप बताइएगा कि कैसे इसको एज अ कैरियर परसू किया जा सकता है, मतलब कहाँ से इसे परसू करने के लिए कहाँ पर अप्रोच की जाए, कैसे अप्रोच की जाए, अगर कुछ लोग करना चाहें तो। सबसे पहले तो सर यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, जो मेरे सर मेरे को बताते हैं कि एस्ट्रोलॉजी आम इंसान के लिए नहीं है। अगर आप अपने सांसारिक चीजों का त्याग कर सकते हो, फैमिली से कट, क्योंकि आपको कल ऐसी किसी कुंडली देखनी पड़ी जो आपके परिवार का है और उसका बुरा आपको होते दिख रहा है, ठीक है, तो आप उसको अलर्ट जारी नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ हिंट दे सकते हो, बस उतना ही, ठीक है। तो उतना दर्द और वो सारी चीजें आपको अगर अपने मन में रख सकते हो तो फिर इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हो तो बृहत पराशर होरा शास्त्र, ये बहुत बढ़िया बुक है, 2 वॉल्यूम में आता है, ठीक है ना। गिरीश चंद्र शर्मा जी ने शायद लिखा होगा, आई होप सो, जीएस शर्मा जी। तो एक्चुअल में ये वाराहमिहिर ने लिखा है, और उस वाराहमिहिर ने लिखा है, उससे पहले उसका जो कंपाइलेशन था उसको प्रोपेल करने वाले वो ये थे, ऋषि पराशर थे, ठीक है ना। तो उस तरीके से वो कैरी फॉरवर्ड होते आया है। जैसे सर यहाँ पे मैंने होरा शास्त्र बताया, होरा शास्त्र ही एक्चुअल में हम जैसे हॉरोस्कोप बोलते हैं ना, हॉरोस्कोप, तो ये होरा शास्त्र ही ब्रिटिशर्स ने हॉरोस्कोप कह दिया। ओके कि आपका हॉरोस्कोप क्या है, तो आपका होरा शास्त्र क्या है। होरा मतलब आवर, होरा ही आवर है, कि घंटे वाइज आवर शब्द जो है वो होरा से ही आया है। इसलिए संडे जो है हम लोग उसको हॉलीडे कहते हैं, छुट्टी का दिन। एक्चुअली में हॉलीडे नहीं, हॉलीडे है, हॉली परमात्मा से जुड़ने का डे, इसलिए अधिकतर धर्मों में उसी दिन प्रेयर्स होते हैं। हाँ सही बात। ठीक है ना, कि वो आपकी, क्योंकि सन है, सोल है, सोल से जुड़ने का उस दिन है, तो इस तरीके से वो रहता है। अच्छा, तो जैसे पराशर होरा शास्त्र हो गया। एक ये आता है कि कैरियर को डिसाइड करने के लिए भी, मतलब कैरियर को, जैसे मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या फिर मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो इसको डिसाइड करने के लिए भी क्या, मतलब हमें इस एस्ट्रोलॉजी की मदद लेनी चाहिए, या इसमें इसका भी कुछ कॉन्सेप्ट है? इसके दो आंसर है। सबसे पहली बात तो सर, हमारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है, पहला, क्योंकि सब कुछ तो कुछ और ही है। दूसरा, आपके अंदर वो इच्छा बदल सकती है, इच्छाओं का तो एम ही ऐसा होता है कि वो टाइम के साथ बदल सकता है, ठीक है ना। आज अगर आपको वापस हाथ में वो सारी चीजें दे दिया जाए, सर्जिकल ब्लेड्स वगैरह, आपको मन नहीं होगा, जबकि आप डॉक्टर हैं, आप वो सब चीजें कर चुके, क्योंकि समय के साथ इच्छा बदल चुकी है, ठीक है ना। तो इच्छा जो है हम उसको दशा से देखते हैं। जैसे मान लीजिए शनिदेव की दशा है, स्टार्ट हो रही है, और अगर वो सिविल सर्विस की तैयारी में आना चाहते हैं, बेस्ट है, क्योंकि शनिदेव सेवा है, वो भी सेवा करना चाह रहे हैं, लोक सेवा आयोग, मतलब एक तरह से अप्रूवल है, क्योंकि 19 ईयर्स की दशा रहेगी, 19 साल में आपका हृदय परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आप उस फील्ड में उतर सकते हो। हाँ, लेकिन शनिदेव कुंडली में बेनिफिक है, मैलेफिक है, वो अच्छा रिजल्ट देंगे, उसको अलग से स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है ना। सन की महादशा है, और अगर आप चुनाव लड़ना चाह रहे हो, जैसे जिन लोग पॉलिटिशियंस लोग चुनाव के लिए काउंसलिंग के लिए आते हैं, तो जैसे पार्टी सिंबल हो गया, पार्षद का जैसे होता है, तो सिंबल क्या ले, कैसे ले, ठीक है, तो वो देखता हूँ कि मैं इनको आगे जाके है या नहीं है, ठीक है ना। फिर जैसे इसमें और बढ़िया, जैसे अगर वो बीजेपी से ज्वाइन करे या कांग्रेस से, क्योंकि अब ये दो ही मेजर पार्टी हैं, तो अगर मुझे अनुराधा नक्षत्र दिखता है तो मैं कह देता हूँ बीजेपी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र में जो है उसका जो पेड़ है वो लोटस है, तो कमल बीजेपी का निशान है। अगर कांग्रेस का है तो हास्ता नक्षत्र, इनफैक्ट राहुल गांधी के बर्थ कुंडली में मून हास्ता नक्षत्र में है। अच्छा। और अभी जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, उनके कुंडली में मून अनुराधा नक्षत्र में है, लग्न। अटल बिहारी वाजपेयी जी का अनुराधा नक्षत्र। मतलब इसमें यह भी देखने मिलता है कि ये लोगों ने इसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन क्यों किया है, क्योंकि वो लोटस एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रहा है। वहां पे कांग्रेस मतलब हास्ता एनर्जी उनको अट्रैक्ट कर रहा है, तो उस तरीके से भी वो डिसाइड हो जाता है। मतलब ये सब चीजों में भी डिसाइड ये एस्ट्रोलॉजी रोल निभाता है। आखिरी लाइन कहूंगा सर, कि इंसान को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर रहा है, लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कोई ना कोई करवा रहा है उससे, कोई उससे करवाया जा रहा है। जिस दिन उसका काम हो जाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा,
डार्विन की थ्योरी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसलिए जिन लोग भी अगर सोसाइटी में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, नेचर उससे अपने आप एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि तुम दुनिया पे बोझ बने हो, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं, वो हट जाएगा। जैसे कहते हैं घर में कोई निकम्मा बैठा है, नहीं, वो सुखी है, उसकी कुंडली में डेफिनेटली राजयोग होगा, तभी तो पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, पेरेंट्स का खा रहा है, पी रहा है, बैठा है। पेरेंट्स का भोग लिखा था गलत, वो भुगत रहे उसकी, सब अपनी किस्मत का ही खा रहे हैं, कोई किसी का। चलिए, बहुत सारे लोग अभी इंतजार कर रहे हैं कि दीपावली का मुहूर्त के बारे में भी जानने के लिए, कि दीपावली में वो क्या करें कि जिससे उनका कैरियर, उनकी जिंदगी में सुख समृद्धि और भी जो बेहतरी उनके जीवन में आ सके, तो उसके लिए क्या किया जाए। दीपावली के लिए कुछ बताइए, स्पेशल बताइए। दो चीजें बताऊंगा सर इसमें। जैसे अगर किसी को पता है कि उनकी राहु देव की महादशा चल रही है, या फिर उनका सदभिषा नक्षत्र है, ठीक है ना, या फिर जैसे कोई फीमेल या मेल गलत इंटेंशन से उनके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, या उनकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना चाह रहा है, या वर्क प्लेस में उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी बहुत ज्यादा हो रही है, उनके लिए सबसे इजी और सबसे बेस्ट रेमेडी है 100 दिया जलाए। 100 दिया जलाए, 100 दिया, ना ज्यादा ना कम। मिट्टी के ये में तेल, कॉटन शुक्र देव के लिए है, तेल सरस्वती शनिदेव के लिए है, दिया जो है, जो नीचे का रेड कलर का, वो मंगल के, मार्स का, मिट्टी से निकला है। और 100 जो है सदभिषा नक्षत्र वरुण देव का है, ठीक है, तो 100 दिया। 99% अगर सब कुछ ठीक रहा, भगवान की अगर इच्छा हुई, उनके प्रॉब्लम्स एलिमिनेट हो जाएंगे। दूसरा जो है, अगर नहीं पता है तो दिवाली के दिन आप पीपल के पेड़ में जाइए। पीपल के पेड़ में, जैसे भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, वट वृक्ष हूँ और पीपल हूँ, मतलब बरगद का हूँ और पीपल हूँ। और पीपल के पेड़ में सारे देवी देवताओं का वास होता है, तो आप उसमें कुछ नहीं, जाइए थोड़ा सा लक्ष्मी और भगवान विष्णु, क्योंकि दीपावली जो है भगवान राम से ही रिलेटेड है डायरेक्ट, तो भगवान विष्णु के ही अवतार हैं वो, तो लक्ष्मी और लक्ष्मी जी का है, क्योंकि फाइनेंशियली दिक्कत तो सबको रहती ही है, ठीक है ना। तो ये उन दोनों की अष्ट लक्ष्मी जो है, लक्ष्मी जी सिर्फ पैसे नहीं देते, धन लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ठीक है ना। तो कुछ भी डिजायर है, कोई भी डिजायर हो, उसको आप जाइए, पीपल के पेड़ को हक कीजिए, बेस्ट रेमेडी। पीपल के पेड़ को हक कीजिए, खाली पैर जाइएगा। मदर नेचर को पता होता है आपको क्या प्रॉब्लम है। आज के डेट में हम कनेक्टिविटी छोड़ दिए हैं, हम शूज चप्पल पहनते, खाली पैर घूमते नहीं, तो नेचर, मदर अर्थ को कैसे पता चलेगा उनको बच्चों को क्या चाहिए? हमने तो वो लिंक ही तोड़ दिया ना। तो खाली पैर जाइए, इसलिए रेमेडी के फॉर्म में भी है, साइंटिफिक भी है। अगर आप खाली पैर जाओगे तो सड़क में कंकड़ पत्थर होंगे जो एक्यूप्रेशर जैसे वर्क करेंगे। आप सुबह खाली पेट जाओगे तो बॉडी उस वक्त ज्यादा रिएक्टिव फॉर्म में रहता है। आप उस वक्त शिवलिंग में दूध चढ़ा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उसका थोड़ा जल लेके पी रहे हो। आप जैसे उसको पी रहे हो, उसका ऐसा फॉर्मेट रहता है 21 दिन 43 दिन, जैसे आप उसको करोगे तो एक दवाई जैसे वो काम कर रहा है। और आपको डिप्रेशन, मनस्थिति, ये सब तभी बिगड़ता है जब आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो। आप दूध और जल लेके तो कैल्शियम की भरपाई कर ही रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप डायरेक्ट कैल्शियम लिया तो पथरी हो सकता है, इसीलिए उसको एंशिएंट टाइम में इस तरीके से फॉर्मेट में बना दिया। आप खाली पेट सुबह निकलो, जाओ, जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, उसका जल पियो, फिर वापस खाली पैर आओ, तो एक टाइप का दवाई से वर्क हुआ। ये भी कर सकते। और अभी दिवाली के दिन जैसे पीपल के वृक्ष में नीचे जाए, दिया जलाए, थोड़ा दान वगैरह दे, किसी को दिया जलाए, क्योंकि एंशिएंट टाइम में क्या है, लाइट नहीं होते थे, सड़क के बगल में आप दिया जलाते थे, उसी से दूसरे का रास्ता। आपको अगर जीवन में रास्ता नहीं दिख रहा है तो आप दूसरे को रास्ता दिखाओ, नेचर आपके लिए रास्ता फिर खोलेगा। तो दिया जलाइए, वो उससे बड़ा कोई रेमेडी है ही नहीं। अमावस्या है, अगर इसको थोड़ा सा एस्ट्रोनॉमिकली देखेंगे तो अमावस्या है, मून का कोई साइट है नहीं, ठंडी का टाइम है, अंधेरा बहुत ज्यादा है, तो दिए जलाइए, तभी तो लाइट होगा। तो ये एक रहता है, ये नेचर के साथ कनेक्ट होने का भी एक तरीका है। बहुत। तो प्रणय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत ही अच्छा लगा, और बहुत नई जानकारियां और बहुत ही साइंटिफिक जानकारियां हमें हासिल हुई। और मैं अपने व्यूअर्स से कहना चाहूंगा कि अगर आपके कोई पर्सनल सवाल हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर पर, मेरे दिए गए नीचे लिंक पर आप पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट आप करेंगे उसके लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे प्रणय दास जी से कि वो नेक्स्ट टाइम आए और आपके क्वेश्चंस के जवाब उसमें दिए जाएं। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारियां हासिल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं वो प्रणय जी से पूछ पाएं और आप इस एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी शास्त्र से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स को और साथ ही साथ इससे जुड़ी भ्रांतियों को क्लियर कर सकें।
जिससे कि आपके अंदर ये जो पुरानी एक साइंस है उसके बारे में और सही जानकारियां आपको इकट्ठा हो पाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय जी, जो आप हमारे साथ जुड़े। तो हम आपको फिर से दोबारा इनवाइट करेंगे, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां मिली, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई। तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब मिलते हैं तो उस पर जरूर और भी चीजों पर डिस्कशन होगा। मेरे क्वेश्चंस अब जो भी हमारी बातें हुई वो भी प्रोसेस हो जाएंगी, और फिर बाद में हम लोग उस पर और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसकी जुड़ी जानकारियां अच्छी लगी, तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट के लिए, हम लोगों को सपोर्ट के लिए, हमारे मोटिवेशन के लिए इसको सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।